नमस्ते दोस्तों, मैं अरित्र आप सभी को आर्काइव न्यूज़ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु केंद्र और सैनिक बाराकों पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले किए, जिसमें तेहरान, नातानाज के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, तब्रीज में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र, 2 सैनिक अड्डे और करामान शाह में एक अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर भी शामिल थे, ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जेरूसलम और तेल अवीव में जोरदार आक्रमण किया। यूएस ने भी इजराइल का पूरी समर्थन करते हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत की, जिसमें 118 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी थे। यूएसए का लक्ष्य था फोर्डो, नातानाज एंड इस्फहान नामक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी। इसके बाद B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो के परमाणु केंद्र पर 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स यानी एमओपीज गिराए। एमओपीज को बंकर बस्टर्स बॉम्बर भी कहा जाता है। यूएसए ने कुल मिलाकर अपने लक्ष्य पर 14 एमओपीज गिराए। इससे ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चलिए आज मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के एकदम जड़ तक लेकर चलता हूं। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 77 साल पहले, यानी 1948 में, जब ईरान एक अरब देश ना होते हुए भी वहां पर बहुत सारे अरबियंस रहते थे। उसी समय यूनाइटेड नेशंस ने मिडिल ईस्ट के पैलेस्टाइन में एक छोटा सा ज्यूइश स्टेट इजराइल की स्थापना की थी। तब पैलेस्टाइनी अरबों ने ब्रिटेन और विशेष रूप से अमेरिका को ज्यूइश लोगों के प्रति सहानुभूति के लिए उत्तरदायी ठहराए, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप अरब देशों ने इजराइल को गैर कानूनी मानते हुए उसे पूरी तरह मिटा देने की प्रतिज्ञा ली थी। इस दौरान अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ 1956 में स्वेज क्राइसिस और 1973 पर यम किपुर वार छेड़ दिया। 1979 पर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी गहरी हुई, जिसने ईरान को एक शिया मुस्लिम देश बना दिया जो इजराइल के यहूदियों के प्रति घोर विरोधी थे। 1979 से पहले ईरान के राजा शाह के समय ईरान, इजराइल और यूएस के बीच कूटनीतिक और अर्थनैतिक संबंध थे। कोल्ड वॉर के समय इन दोनों देशों ने यूएस के साथ ऑयल एक्सपोर्ट, इंटेलिजेंस और मिलिट्री ट्रेड की सहायता की थी। लेकिन 1979 में एंटी जूरिस्ट और शिया इस्लामिस्ट लीडर खोमेनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन का नेतृत्व दिया और ईरान के राजतंत्र को पूरी तरह हटा दिया। उन्होंने इजराइल का लिटिल सैटन और यूएस का ग्रेट सैटन नामकरण किया। ईरान ने यूएस और इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ी और इजराइल को खत्म करने की परिकल्पना की। सिर्फ इतना ही नहीं, तेहरान में स्थित इजराइल एम्बेसी को पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में दे दिया। हम सभी जानते हैं कि ईरान ने आतंकवादी संगठन जैसे लेबनान की हिजबुल्लाह, गजा की हमास और वेस्ट बैंक की पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया और उन्हें आर्थिक सहायता और सामरिक प्रशिक्षण भी दी। ईरान के इस प्रॉक्सी वॉर के लिए इजराइल उसे एक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखा। ईरान में परमाणु बम का विकास इजराइल को खतरे में डाल दिया, क्योंकि अगर ये परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग जाता तो ये इजराइल तथा पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाता। इसलिए इजराइल ने ईरान के साथ पैसिव वॉरफेयर जारी की। इसके दौरान इजराइल ने ईरानियन सेंट्रीफ्यूज पर स्टक्सनेट वायरस से साइबर अटैक किया। बस इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के माध्यम से ईरान में गुप्त ऑपरेशन के तहत ईरानी एटॉमिक साइंटिस्ट को भी खत्म कर दिया। 2015 में ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA पर साइन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते का विरोध किया क्योंकि यही ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को लीगल बनाता। 2018 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का पक्ष लेते हुए इस समझौते से खुद को अलग कर दिया। फिर भी ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया। इसके तहत सीरिया में स्थित ईरानी एसेट पर लगातार इजरायली हवाई हमलों से तनाव बढ़ गया। 2020 में इजरायल इंटेलिजेंस एजेंसी का सहायता लेकर यूएस ड्रोन हमले के द्वारा ईरान के क्वाड फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह उत्तर सीमा से इजरायल के ऊपर अटैक करते रहे हैं, जबकि इजरायल सीरिया और इराक में ईरानियन वेपन्स कन्वॉय और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला जारी रखा। ईरान ने फिर इजरायल के खिलाफ जवाबी ड्रोन और साइबर हमला किया। 2024-25 में यही शैडो वॉर ईरान और इजरायल के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस में बदल गई। अगर भविष्य में ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली तो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी, NRI सेफ्टी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जोखिम पहुंच सकता है। पारस्परिक शत्रुता को कम करने और पश्चिम एशिया में दीर्घ समय शांति बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशंस आवश्यक। ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह और कहानियों के लिए आर्काइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।